चले बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फीचर्स में हम आ चुके हैं और कल हमने एक फीचर डिस्कस किया हुआ था कि जब भी आपको किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू पता चले, आप उस न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से आपको पता चल सकता है बेटा कि क्या हमारी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा गई है बिफोर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम या कम, जिसको आपने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का नाम दिया था। मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरी रिएक्शन का यील्ड कितना हो सकता है, कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है अप टू इक्विलिब्रियम। मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से आपको पता चल सकता है कि मेरा प्रोडक्ट कितना स्टेबल होगा, मेरा रिएक्टेंट कितना स्टेबल होगा। और उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था रिएक्शन कोशेंट का, और रिएक्शन कोशेंट की रिलेशन हमने देखी थी बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। और हमने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे, जब Q का वैल्यू K से कम होगा तो तब जाके उसकी इंटरप्रिटेशन क्या क्या ली जा सकती है। जब Q का वैल्यू K से ज्यादा होगा या Q का वैल्यू K के बराबर होगा, उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं बेटा, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इसके बाद यहां से आगे विल बी continuously talking about the characteristic features of equilibrium, और हमारे पास बेटा सेकेंड फीचर है, राइट। सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज कंटिन्यूइंग, राइट। आई विल बी टॉकिंग अबाउट फीचर नंबर 2। याद रखिएगा बेटा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, यानी कि एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा या कम, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसका क्या वैल्यू आ सकता है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, राइट। नंबर वन, ये डिपेंड करता है बेटा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन पे, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, ओके। लाइकवाइज ये डिपेंड करता है बेटा upon the stoichiometric, it depends upon the stoichiometric representation of the reaction. I'll be talking about that। ये mode of representation क्या होता है, stoichiometric representation क्या होता है, and then I'll be talking about the most important factor, that's temperature। ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है। इसमें कभी सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, आपको नीचे चार ऑप्शंस में चार फैक्टर्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछेगा इनमें से कौन से फैक्टर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है या नहीं करता। इज दैट पार्ट क्लियर? प्लीज रिमेंबर, दीज आर द थ्री फैक्टर्स जिन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। इनके बगैर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी और टर्म पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब जाके अलग अलग बात करते हैं बेटा, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। जहां तक आपके पीडीएफ की बात है, जो आपको नोट्स उसके भेज दिए गए हैं, उसमें पहले टेम्परेचर डिस्कस हुआ है, बाद में ये वाले दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये दो डिस्कस करें उसके बाद टेम्परेचर, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सो इन तीन फैक्टर्स पे बेटा वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, और उनमें से सबसे पहले फैक्टर की हम बात करेंगे, दैट इज मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्लीज एक स्टेटमेंट बेटा आप कोट करें, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है इसके लिए कंडीशन क्या है। राइट दिस स्टेटमेंट, फॉर टू डिफरेंट मोड्स, फॉर टू डिफरेंट modes of representations, for two different modes of representations, please remember
the equilibrium constants are inverse of each other. The equilibrium constants are inverse of each other. Okay. अब देखना कि ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एंड व्हाई डू वी से दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर टू डिफरेंट मोड्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. देखो बेटा, एक सिंपल एग्जांपल में ले रहा हूं. सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है, दिस इज A एज अ गैस इन इक्विलिब्रियम विथ B एज अ गैस. ठीक है, और इसका जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा, लेट दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी K1. फाइन, यू नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 जो होगा बेटा, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 का अगर आप एक्सप्रेशन लिखना चाहें, that will be equal to concentration of B divided by concentration of A, because you know equilibrium constant होता है concentration of products divided by concentration of reactants with each concentration term raised to power its stoichiometric coefficient. यहां पे आपका इनका coefficient 1 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इस रिएक्शन का अपना equilibrium constant होगा. मगर अगर मेरी आप बात एक याद करें, जब हमने बात की थी बेटा अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर ऑफ द एंड्स. और फिर मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन में आपसे कहा था कि इसका मतलब होता है चाहे आप चाहे एक रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टार्ट किया जाए विद द रिएक्टेंट, तब भी वो प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. चाहे आप रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे विद द प्रोडक्ट, तब भी वो रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. यानी अगर आपने ए से रिएक्शन को शुरुआत करके ए बी इक्विलिब्रियम बेटा एस्टैब्लिश कर दिया, अगर आप इसी रिएक्शन को बी से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आपको एग्जैक्टली ऐसा ही इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगा, जहां पे बी जो है ए में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली वहां पे इक्विलिब्रियम सेट होगा. ये जो दो रिप्रेजेंटेशन बेटा इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के हैं, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में भी ए और बी है, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में भी ए और बी है. मगर यहां पे मैंने ए से शुरुआत करके इक्विलिब्रियम अटेन किया, यहां पे मैंने बी से शुरुआत करके इक्विलिब्रियम को अटेन किया. दीज टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर, दे आर कॉल्ड एज टू डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सो जब भी आप किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट से शुरुआत करके प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम एक्वायर करें या प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करके रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम एक्वायर करें, दोज टू रिएक्शंस, दोज टू रिप्रेजेंटेशंस, दे आर कॉल्ड एज टू डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस. और इस पर्टिकुलर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है बेटा, सुनो सेम आसान क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे. इस मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इस मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा. लेट दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी K2. फाइन बेटा. और अगर उसकी एक्सप्रेशन को लिखा जाए बेटा, दैट K2 विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2. अब देखिए ना, अगर आपको K1 और K2 के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है, ये जो फैक्टर्स हमारे पास हैं बेटा, इनमें हम रिलेशंस देखने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की आपस में रिलेशनशिप क्या है. सो इन दो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिफरेंट हैं. दैट्स ओके, फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट दे आर डिफरेंट, क्योंकि यहां पे आपके पास न्यूमरेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, यहां पे डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है. अगर सपोज बी ज्यादा स्टेबल हुआ एज कंपेयर टू ए, तो पहली रिएक्शन में बी बहुत ज्यादा बनेगा, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा. मगर जब बी ज्यादा स्टेबल है तो वो ऑब्वियसली ए में कम कन्वर्ट होगा, तो दूसरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, जिसकी वजह से K2 का वैल्यू कम आएगा. तो वहां से आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा, K1 और K2 का वैल्यू जो है वो सेम नहीं हो सकता. मगर इतना काफी नहीं है कि इतना बताना कि मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट होगा. दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सिर्फ इतना काफी नहीं है, आपको यह भी देखना है बेटा कि ये जो दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, इनके आपस में रिलेशन क्या है. ठीक है, K1 K2 के आपस में रिलेशन क्या है. अब वो रिलेशन बनाने के लिए प्लीज याद रखिएगा, आपने कोशिश करनी है कि इनका राइट हैंड साइड जो है उसको किसी भी तरह से सेम किया जाए.
अगर मैं ऐसा करूं बेटा, इफ आई टेक इनवर्स ऑफ इक्वेशन 2, राइट, इफ आई डू इट दिस वे, आई राइट टेक इनवर्स ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। अगर इक्वेशन 2 का इनवर्स लिया जाए बेटा, तो आपके पास इसका इन्वर्शन क्या बनेगा, दैट विल बी 1/k2, दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इजंट दैट बेटा? That will be equal to 1/k2 is equal to concentration of B divided by concentration of A. इसको मान लीजिए बेटा इक्वेशन 3 है। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की बात करेंगे, इनका राइट हैंड साइड देखिए बेटा बिल्कुल सेम है। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है B by A, इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड है B by A। सो अगर इक्वेशन 1 और 3 में इनका राइट हैंड साइड सेम है, दैट सिंपली मींस वन थिंग कि इनका लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होगा। और अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम हुआ तो व्हाट कैन आई से, आई विल पुट माय पॉइंट हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, राइट, आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है बेटा। व्हाट कैन आई से, चूंकि इनका राइट हैंड साइड सेम है, दैट मींस इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पहली इक्वेशन का था k1, तीसरी इक्वेशन का था 1/k2, दैट मींस k1 इज इक्वल टू 1/k2। चूंकि k2 जो था, दिस वाज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेकंड इक्विलिब्रियम, सेकंड मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दिस वाज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो फॉर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। K1 is 1/K2 means that these two equilibrium constants are inverse of each other. Or I can put it this way as well. K2 is 1/K1. This is what we call as that these two are inverse of each other. वही मैंने आपको बेटा यहां पे पिछली स्लाइड में बताया था, मैंने स्टेटमेंट दी थी, फॉर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। वही चीज समझाने के लिए मैंने ये दो रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर किया, फिर कोशिश की K1 K2 जो है उनके बीच में एक रिलेशनशिप बताने की, एंड फाइनल कंक्लूजन हमारे पास ये है बेटा, फॉर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज बेसिकली माय पॉइंट नंबर 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे कैसे डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, ठीक है। ये तो हमारे पास पहला फैक्टर कंप्लीट हो गया, सेकेंड फैक्टर की बात करेंगे, दैट इज स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जब भी अब आज के बाद से जब भी आपको लगेगा कि दो इक्विलिब्रिया एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है, तो अब आपको ये सारा प्रोसीजर नहीं करना है ताकि आप उसकी रिलेशन बताएंगे दैट K1 विल बी ऑलवेज इनवर्स ऑफ K2, नहीं। अब आपको ये बात जहन में बिठानी है that whenever I see the two equilibria which are inverse of each other, you should always remember their equilibrium constants will be always inverse of each other। ठीक है बेटा, अब ये चीज जो है ना अब आपको मतलब दिमाग में रखना है, ताकि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले, आपको बस इतना जहन में रखना है, इफ दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स विल बी आल्सो इनवर्स। उसको प्रूव करने की बार बार जरूरत नहीं है, ये प्रूफ मैंने आपके लिए दिखाया ताकि आपको ये ना लगे कि हमने रट्टा कोई चीज करी, हमने समझ के हर एक चीज करी है। तो यहां पे बेटा हमारा सेकंड फैक्टर आता है स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन क्या है। अब देखो मैं फिर से बेटा एक स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा हूं, you can also write the statement when an equilibrium is multiplied by a coefficient, when an equilibrium is multiplied by a coefficient, right? When an equilibrium is multiplied by a coefficient, comma, to obtain, comma बाद में लेते हैं, to obtain the other equilibrium, to obtain the other equilibrium, comma, the same coefficient gets raised as power, to its equilibrium constant, to get
न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं एग्जांपल लूंगा बेटा, उसके बाद हम स्टेटमेंट पे वापस आएंगे, उसके बाद ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिर से बेटा ऐसा ही कोई इक्विलिब्रियम है, A इन इक्विलिब्रियम विद B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K1, you'll surely write that as concentration of B divided by concentration of A. Let this be equation 1. अगर सपोज हम रिएक्शन को बेटा इसी फॉर्म में रखें, लेकिन इस रिएक्शन को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एक और रिएक्शन को ऑब्टेन करूं, सपोज मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो सिर्फ रिएक्टेंट साइड से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो बेटा आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एक और इक्वेशन बना दी। अब ये जो दो रिएक्शंस हैं बेटा, दे आर द सेम रिएक्शंस, ये दो अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये दो अलग अलग रिएक्शंस नहीं है, बल्कि एक ही रिएक्शन है। यहां पर भी रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी, यहां पर भी रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी। जब एक ही रिएक्शन में आपको बेटा स्टोइशियोमेट्री अलग अलग लगे, यहां पे स्टोइशियोमेट्री है बेटा 1:1, यहां पे स्टोइशियोमेट्री है 2:2, राइट। जब भी एक ही रिएक्शन में आपको बेटा दो अलग अलग स्टोइशियोमेट्री लगे, उन दो रिप्रेजेंटेशंस को कहते हैं टू डिफरेंट स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस। फाइन, they will be called as two different stoichiometric representations. अब ये जो दो stoichiometric representations हैं बेटा, the concept says इनका भी इनका भी रिएक्शन इनका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो सेम नहीं होगा, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट होगा, राइट। लेट्स सी हाउ दे विल बी डिफरेंट। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखा जाए, जब हमने कहा वो डिफरेंट होगा, दैट मींस इट हैज टू बी K2 नॉट K1। अब वो K2 किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। सिंपल बात है, बिकॉज यू नो दैट इट हैज टू बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स विथ ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चूंकि B का कोएफिशिएंट था 2 तो वो उसके ऊपर पावर आ गया, A का कोएफिशिएंट 2 तो वो उसके ऊपर पावर आ गया। अब सिंपल सी बात है, यहां पे सिंगल कॉन्सेंट्रेशन टर्म है B की, मगर यहां पे उसका स्क्वायर है, यहां पे सिंगल कॉन्सेंट्रेशन टर्म है A की, यहां पे उसका स्क्वायर है। जाहिर सी बात है बेटा, इस रेशियो का वैल्यू डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दिस वन, यानी कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे अलग होगा। लेट दिस इक्वेशन बी कॉल्ड एज इक्वेशन 2, ठीक है। अगेन आपको बेटा इन दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को सिर्फ इतना नहीं कहना है कि क्या ये दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम है या डिफरेंट, नहीं, बल्कि आपको यह भी देखना है कि इन दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। और उनकी रिलेशनशिप निकालने के लिए मैं फिर से आपसे यह कहूं बेटा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, आई विल राइट इट दिस वे, फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट, अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूंगा बेटा, K2 will be equal to, right, if I write it this way, concentration of B divided by concentration of A, लेकिन इसको होल स्क्वायर लिखा जाए, कोई प्रॉब्लम है? नो, क्योंकि इसका भी पावर था 2, इसका भी पावर था 2, अब मैंने वो कॉमनली पावर 2 कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैथमेटिकली। लेकिन हां, इस फॉर्मेट में लिखने से मेरे पास यहां पे ब्रैकेट के अंदर B बाय A आ गया, और आपको अगर इक्वेशन 1 पे नजर पड़े बेटा, B बाय A किसके बराबर है? K1 के बराबर। मैं इस इक्वेशन को बेटा इक्वेशन 3 लिखूंगा, ठीक है, इक्वेशन 3 लिखूंगा। देन व्हाट विल आई बी डूइंग इज दैट, मैं इक्वेशन 1 को सबस्टिट्यूट करूंगा इन इक्वेशन 3। सो आई विल से सबस्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। वापस आ जाइए अपनी स्लाइड पे, इक्वेशन 1 को सबस्टिट्यूट करिए इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 1 की जब आप बात करोगे बेटा, उसका B बाय A जो है, B बाय A जो है किसके बराबर है? K1 के बराबर। मैं भी एग्जैक्टली वही करूंगा, इक्वेशन 3 में जो B बाय A है मैं इसको रिप्लेस करूंगा बाय K1, ठीक है ना, तब जाके इक्वेशन क्या बनेगी? शाबाश, इक्वेशन विल बी नाउ सबस्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, राइट। तो मेरे पास बेटा रिलेशनशिप क्या बनेगी? यू कैन योरसेल्फ सी, देन K2 will be equal to, it was concentration of B by A, मगर from the equation 1 that was equal to K1, मगर इसके ऊपर जो पावर था that was square, ठीक है। तो मेरे पास रिलेशनशिप आ गई बेटा, K2 is equal to K1 स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, K1 will be equal to, जब ये स्क्वायर यहां पे आएगा तो वो रूट बनेगा, it has to be equal to K2 raised to power 1/2। दोनों रिलेशंस बेटा बिल्कुल सही है।
अब जाके मैं बेटा इस रिलेशन को जस्टिफाई करूंगा और अपना पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने वहां पे लिख दिया था। पॉइंट मेरा क्या था, स्लाइड पे वापस जाते हैं। पॉइंट वाज व्हेन एन इक्विलिब्रियम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कोएफिशिएंट, ये मेरे पास एक इक्विलिब्रियम था, इसको मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया। कोएफिशिएंट मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट, वो एक नंबर होता है। तो जब आप किसी भी इक्विलिब्रियम को किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्विलिब्रियम एक्वायर करोगे, ठीक है ना, व्हेन एन इक्विलिब्रियम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कोएफिशिएंट टू ऑब्टेन द अदर इक्विलिब्रियम, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके एक नया इक्विलिब्रियम अटेन किया, राइट। The same coefficient gets raised as power to its equilibrium constant. जिस इक्विलिब्रियम को आपने किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्विलिब्रियम एक्वायर किया, ठीक है, अगर आपने इस नए इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेट करना है विद द प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो रिलेशन क्या है, जिस इक्विलिब्रियम को जिस भी कोएफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई किया वही कोएफिशिएंट उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर पावर आ जाएगा, ठीक है। वही स्टेटमेंट मैं यहां पे ले रहा हूं, व्हेन एन इक्विलिब्रियम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कोएफिशिएंट टू ऑब्टेन द अदर इक्विलिब्रियम, राइट बेटा, व्हेन एन इक्विलिब्रियम इज मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट टू ऑब्टेन द अदर इक्विलिब्रियम, द सेम कोएफिशिएंट गेट्स रेज्ड एज पावर। जो कोएफिशिएंट आपने मल्टीप्लाई किया वही बेटा पावर चढ़ता है किस पे, टू इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि जिसको आपने मल्टीप्लाई किया उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर पावर चढ़ता है, राइट बेटा, टू गेट द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ताकि आप नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अटेन कर सको। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास है वो क्या है, K2। तो वो अटेन करने के लिए फिर हमने क्या कर दिया, जिस इक्विलिब्रियम को जिस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया वही कोएफिशिएंट उसी के कांस्टेंट के ऊपर पावर लाना है। सो दैट मींस मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके साथ इक्वेट करने के लिए K2 शुड बी सिंपली इक्वल टू K1 रेज्ड टू पावर 2। वही मैंने कहा था K2 शुड बी इक्वल टू K1 स्क्वायर। जरा वापस जाइए बेटा, अपनी स्लाइड क्या थी, K2 वाज इक्वल टू K1 स्क्वायर। और अगर फिर आप इसको स्क्वायर को इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं तो K1 आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ K2, राइट बेटा। तो ये हमारे पास जो है स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस की जब भी आप बात करेंगे बेटा, दे आर ऑलवेज द टू सेम रिएक्शंस बट दे हैव जस्ट डिफरेंट स्टोइशियोमेट्री, राइट। और जब उनकी स्टोइशियोमेट्री बेटा अलग हुआ करती है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अलग अलग हुआ करते हैं, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कभी एक जैसे नहीं हुआ करते हैं। सो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द stoichiometric representation. It depends upon the stoichiometry of the reaction. और अगर आप इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को आपस में इक्वेट करना चाहते हैं तो रिलेशन क्या रहेगा बेटा, जिस इक्विलिब्रियम को जिस भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके आपने नया इक्विलिब्रियम एक्वायर किया उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर वही टर्म पावर आएगा, वही कोएफिशिएंट पावर आएगा, ताकि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अटेन किया जाए। सो इन दिस पर्टिकुलर केस K2 वाज बेसिकली इक्वल टू K1 स्क्वायर, ठीक है बेटा। मैं एक और रिलेशनशिप में एक और एग्जांपल बेटा यहां पे लेना चाहूंगा ताकि हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की आपस में रिलेशनशिप की बात को और ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं। गिव the correct relationship between the equilibrium constants of the following equilibria, right? इन इक्विलिब्रिया के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में आपको सही रिलेशनशिप बतानी है। आपके पास है बेटा पार्ट 1, इसमें 2 इक्विलिब्रिया आपके पास हैं, आराम से देख लीजिएगा। इट्स N2 प्लस O2 इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। और इसी में मेरे पास दूसरा इक्विलिब्रियम है बेटा, दैट इज NO इन इक्विलिब्रियम विथ, या चलिए एक एक स्टेप में कर देते हैं, जोरिशन सोरी एक ही साथ क्यों क्या। दूसरा मेरे पास है बेटा, इट इज हाफ ऑफ N2 प्लस वी हैव हाफ ऑफ O2 इन इक्विलिब्रियम विथ NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, ठीक है। हमें K2 और K1 के बीच में रिलेशनशिप पूछी गई है, क्या होगा। अगर आपको बेटा इन 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को आपस में रिलेट करना है, आप खुद देखिए। पहली बात तो ये है, इसमें नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड से, यहां पर भी नाइट्रोजन सेम साइड से, O2 O2 NO NO,
तो यानी कि ये दो रिएक्शन सेम है, मगर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसका है 1/2, इसका है 1, इसका 1/2, उसका है 2, इसका हमारे पास 1 है क्या नहीं बेटा? So that means these are two different stoichiometric representations और हमें इनके equilibrium constants के बीच में relationship देनी है. Give the correct relationship between the equilibrium constants of the following equilibria, right? फिलहाल इन दो equilibria के बारे में अगर आपको सही relationship देनी है तो क्या करना होता है बेटा? दो में से किसी एक इक्विलिब्रियम को, राइट, जो भी आपको मर्जी आए, दो में से किसी एक इक्विलिब्रियम को एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके नया इक्विलिब्रियम एक्वायर करिए, राइट? चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको एक्वायर करें या इसको मल्टीप्लाई करके इसको एक्वायर करें, एक ही बात है, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है? जैसे अगर मैं ये वाला इक्विलिब्रियम एक्वायर करना चाहता हूं फ्रॉम दिस वन, तो क्या करना होगा बेटा? इस पहले वाले इक्विलिब्रियम को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इजंट दैट? पहले वाले इक्विलिब्रियम को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा. वो कैसे? अगर मैं इसको बेटा पहले इक्विलिब्रियम को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, आप खुद सोचिए, मैं पहले इक्विलिब्रियम को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इक्विलिब्रियम को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? मगर वो 1/2 जो है वो इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा. इसको मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा? 1/2. इसको अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 और 2 यहां पे कैंसल आउट होगा, ठीक है? तो जाहिर सी बात है बेटा, इस पहली इक्वेशन को 1/2 मल्टीप्लाई करने से आपका नाइट्रोजन क्या बना? 1/2 टाइम्स N2. आपका ऑक्सीजन क्या बना? 1/2 टाइम्स O2. और ये 2 कैंसिल होके NO क्या बना? 1 टाइम्स NO. तो आपने चूंकि इस वाले इक्विलिब्रियम को एक्वायर करने के लिए इस वाले इक्विलिब्रियम को 1/2 से मल्टीप्लाई किया. जिस भी इक्विलिब्रियम को जिस भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे वही कोएफिशिएंट उसी के ऊपर पावर आएगा ताकि आप नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्वायर करें. सो दैट मींस बेटा, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 मैंने एक्वायर किया, इसको एक्वायर करने के लिए मैंने पहले इक्विलिब्रियम को 1/2 से मल्टीप्लाई किया. जिस भी कोएफिशिएंट से जिस भी इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई करो वही उसके कांस्टेंट के ऊपर पावर आएगा. दैट मींस रिलेशन शुड बी K2 इज इक्वल टू K1 रेज्ड टू पावर 1/2. और अदरवाइज अगर मैं ऐसा ना करूं बेटा, ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसको यहां पे 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, मेरे पास एक और वे आउट है, ठीक है, मेरे पास एक और वे आउट है. इट वाज लाइक दिस, इट वाज N2 प्लस वी हैव O2 इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NO. ठीक है बेटा, आराम से समझना. अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को बेटा मल्टीप्लाई करके ये एक्वायर ना करूं, बल्कि इसी को मल्टीप्लाई करके ये वाला इक्विलिब्रियम एक्वायर करना चाहूं, तो सिंपल सी बात तो ये है, अगर आप ये वाले इक्विलिब्रियम को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको बेटा यहां पे 1 टाइम्स N2 चाहिए. यहां पे कितना है? 1 टाइम्स N2. यहां पे 1 टाइम्स N2 चाहिए, और यहां पे 1 टाइम्स N2 लाने के लिए इस इक्विलिब्रियम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब मैं थ्रू आउट इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ 2 बेटा कैंसल आउट होगा, ए बाय नीचे 1 टाइम्स N2. इसके साथ भी 2 कैंसल आउट होगा, ए बाय नीचे 1 टाइम्स O2. मगर इसको तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ए बाय नीचे 2 टाइम्स NO. तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, क्योंकि आपने इस बारी इस वाले इक्विलिब्रियम पे ऑपरेशन कर दिया, आपने इस वाले इक्विलिब्रियम पे मैथमेटिकल ऑपरेशन किया बेटा, और इस वाले इक्विलिब्रियम को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया. जिस इक्विलिब्रियम को जिस भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे वही उसके ऊपर पावर आ जाएगा, ताकि आप दूसरे इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्टेन करें. क्योंकि मैं इन दो इक्विलिब्रिया के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को रिलेट करना चाहता था, और इनको रिलेट करने के लिए मैंने चूंकि दूसरे इक्विलिब्रियम पे ऑपरेशन कर दिया, क्या किया? मैंने दूसरे इक्विलिब्रियम को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया. जिस भी कोएफिशिएंट से जिस भी इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई करोगे बेटा वही उसके ऊपर पावर आएगा. सो ये इक्विलिब्रियम एक्वायर करने के लिए मैंने इस पे ऑपरेशन कर दिया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आएगा? K1. दैट विल बी सिंपली इक्वल टू K2 स्क्वायर. एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट. सो दैट वाज अबाउट स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है बेटा, राइट, ये कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है, और दूसरी बात कैसे दो डिफरेंट स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में रिलेट किया जा सकता है बेटा, वो बात भी मैंने आपके सामने रख दी है. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे एज वेल एज स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पे. मैं इस पे बेटा एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन. Reaction goes like this. This is SO3 as gas.
in equilibrium with SO2 as gas plus we have half of O2 as gas, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K1 है, ठीक है। मेरे पास एक और इक्विलिब्रियम है, दैट्स लाइक दिस, twice SO2 as gas plus we have O2 as gas in equilibrium with twice SO3 as gas, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है K2, राइट। ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको पूछा गया K1 और K2 के बीच में सही रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना। K1 K2 के बीच में सही रिलेशनशिप देखने के लिए बेटा सबसे पहली बात देखिए, हमें यहां पे SO3, अगर हम सपोज K1 K2 को रिलेट करना चाहें, हमें यहां पे SO3 रिएक्टेंट साइड से है, यहां पे SO3 प्रोडक्ट साइड से है, हमें यहां SO2 SOO2 रिएक्टेंट साइड से है, यहां पे SO2 और O2 प्रोडक्ट साइड से है। तो पहली बात आपको ये नजर आ रही है, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है कि नहीं। और जब भी दो इक्विलिब्रिया एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, their equilibrium constants are also inverse of each other, that means K1 should be 1 upon K2, इसमें कोई दो राय नहीं है, right? Because they are inverse of each other, their equilibrium constants will be inverse. But at the same time, इनकी stoichiometry भी तो different है। इसका stoichiometric coefficient है 1, मगर इसका तो stoichiometric coefficient है 2। तो अगर आप इनकी स्टोइशियोमेट्री बराबर करना चाहते हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है जो पहला इक्विलिब्रियम होगा इसको अपने थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इवन ट्वाइस SO3, तो ट्वाइस SO3 यहां पर भी था। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इवन ट्वाइस SO2, ट्वाइस SO2 यहां पर भी था। और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 और 2 कैंसल आउट होगा, मेरे पास 1 टाइम्स O2 आएगा, मेरे पास 1 टाइम्स O2 भी है। तो इस वाले इक्विलिब्रियम को एक्वायर करने के लिए एक तो आपने बेटा, ठीक है, या इस वाले इक्विलिब्रियम को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि आपने K1 ऐसे ही रखा, उसके साथ आपने कुछ नहीं किया, मगर आपने कहा ये वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स अगर मैंने इसके साथ रिलेट करना है, पहली बात तो मुझे लग रही है कि इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपोजिट साइड से हैं, दैट मींस दीज टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपने 1/K2 कर दिया। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं K1 इज इक्वल 1 अपॉन K2, या तो ऐसे लिख सकते हैं K2 इज इक्वल 1 अपॉन K1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहरहाल उसके बाद दूसरी बात भी देखनी है बेटा, अगर आप इस इक्विलिब्रियम को इसके बराबर करना चाहते हैं, वारबूजो, अगर आप इस इक्विलिब्रियम को इसके बराबर करना चाहते हैं, यानी कि स्टोइशियोमेट्री इनकी सेम करना चाहते हैं, ताकि आप K1 K2 की सही रिलेशनशिप बता सकें, तो या तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके कोएफिशिएंट्स बराबर इसके आ जाएंगे। और जिस भी इक्विलिब्रियम को जिस भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, वही उसके ऊपर पावर आ जाएगा। जब मैंने इनके कोएफिशिएंट्स बराबर करने के लिए, ठीक है, ये इसके कोएफिशिएंट्स बेटा, ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट्स यहां पे है, जब मैंने एग्जैक्टली वही कोएफिशिएंट्स यहां पे लाने चाहे, मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा बेटा, वही उसके ऊपर को पावर भी आ जाएगा। जिस इक्विलिब्रियम को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप बेटा दो इक्विलिब्रिया को बराबर करना चाहते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स को बराबर करना चाहते हैं, वही नंबर उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर पावर आता है। क्योंकि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इनके कोएफिशिएंट्स ऑब्टेन किए, तो वही 2 जो है SO3 के ऊपर भी पावर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट मींस मेरे पास फाइनल रिलेशनशिप आ जाएगा K1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन K2। इज दैट पार्ट क्लियर? या फिर मैं ये भी कहूं बेटा K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 स्क्वायर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हो ना? या फिर अगर हम K1 के रिलेशन निकालेंगे बेटा, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर, यहां पे आके रूट बनेगा। सो 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो दैट्स ओनली 1, लेकिन नीचे हमारे पास K2 जो है उसके ऊपर रूट आ जाएगा। इट विल बी K1 इज विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ K2। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये चीज जो है ये हमारे पास रिलेशंस होती हैं बेटा, इनको कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को कैसे आपस में रिलेट किया जाए। मैंने दो चीजें आपके सामने रखी, वन वाज द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अदर वाज द स्टोइशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इज दैट पार्ट क्लियर? आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक भी नहीं है, जिस काम बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह बाकी चीजें जो है मंडे को करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।